नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। व्यावसायिक वित्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, उसकी बात कर रहे थे। और अब हम लोग बात करेंगे इसी में आगे कि जो वित्तीय प्रबंधन है उसका उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं उद्देश्य क्या क्या है वित्तीय प्रबंधन के। तो देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत आराम से समझ लीजिएगा एक ही बार में, कि जो भी अंशधारी है ना, अंशधारियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंशधारियों को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ही वास्तव में किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो शेयर होल्डर्स कौन हो गए, जो मालिक हैं। और शेयर होल्डर्स की धन संपदा में आपको अधिकतम वृद्धि करना, यही आपका उद्देश्य है। ठीक है, अजीब लगता है, पहली बार जब मैं कॉलेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स पढ़ रहा था तब भी ऐसा था कि एक ही काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका, वित्तीय प्रबंधन है उसका, कि जो भी कंपनी के मालिक हैं, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को बढ़ाना, उनकी धन संपदा में वृद्धि करना, बस। अब इसी पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हम उसको 3-4 तरह से अलग अलग घुमा फिरा करके थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या बात है, कैसे। और अच्छा, यहां पर यह भी बात आती है कि धन संपदा में आप कैसे वृद्धि करोगे। तो उनके पास होते क्या है, शेयर्स होते हैं, अंश होते हैं। अंश को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेयर। अब कोई उनके पास शेयर है, अब शेयर को का प्राइस होता है, कीमत होता है। तो अगर हम शेयर की बाजार कीमत को बढ़ाते जाएं, क्या करते जाएं, बाजार कीमत को बढ़ाते जाएं, तो क्या हो जाएगा, उनकी धन संपदा भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो किसी कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि, किसके मूल्य में वृद्धि, बाजार मूल्य में वृद्धि, ये करके हम काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू होता क्या है, बाजार जो मैंने लिखा था मार्केट कीमत, वो क्या होती है, कोई भी शेयर जो है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ पर, जो मेन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी और बीएससी लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं हम लोग, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो इन पर लिस्टेड कंपनीज भी होती है, उनके शेयर्स भी ट्रेड किए जाते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर्स रहते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जब आप इवैल्यूएशन करा रहे हो या कोई डील करा रहे हो तो वहां पर भी आती है। तो नॉट नेसेसरली वो पब्लिकली किसी एक्सचेंज पर ट्रेडेबल हो, उसके बाद भी अंश की वैल्यू जो मार्केट में किसी डील के टाइम पर जा रही है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू जाती है। जो बाजार में कीमत है वही उसकी बाजार कीमत है, इतना आसान है। और बाजार क्या होता है, जहां पे कोई खरीदने वाला है, तो आप अपने अंश को बेचने जा रहे हो, तो वो जितने में पैसे आपको देने के लिए तैयार है, या बाजार में सब लोग मिलकर के कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य निकल करके आएगा। तो बाजार मूल्य कितना है प्राइवेट कंपनी के केस में, जो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कंपनीज का तो आपको तुरंत स्टॉक्स पे दिखता रहेगा कि अच्छा इसका प्राइस कितना चल रहा है, तो वो भी मार्केट रेट ही होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि कंपनी का जो, हमें ही पता चल गया कि काम उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंधन का, कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बाजार कीमत को बढ़ा करके। बाजार कीमत कैसे बढ़ाई जाएगी शेयर्स की, तो इसमें कई चीजें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, बाहर के भी फैक्टर्स होते हैं, युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट नीचे धड़ाम से गिर जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। कोविड-19 आया तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन थी नीचे गिरने का, नीचे गिरा भी। ऐसे ही ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी के अंदर से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है, उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी कंपनी का पैसा होता है ना, कुल मिलाकर के अल्टीमेटली वो उनके मालिकों का ही होगा। ठीक है, तो कंपनी के जो भी सभी कोष, मतलब जो भी फंड्स हैं, वो अंशधारियों से ही संबंधित होते हैं। ठीक, अंशधारी मतलब कौन हो गया, ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गया। और जिस प्रकार इन फंड्स का क्या होता है, विनियोजन होता है। विनियोजन मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, किसका, इन फंड्स का। तो जिस हिसाब से इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है और उनके द्वारा लाभार्जन होता है, ठीक है, किया जाता है, उसके अनुरूप ही उनकी बाजार कीमत या मूल्य निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। आपके पास थे 100 रुपए कंपनी में, आपने 100 का इन्वेस्ट ऐसे किया कि 100 से आपने 1000 रुपए बना दिए। दूसरे ने ऐसे इन्वेस्ट किया था कि उसके 700 रुपए बने थे। तो अब यहां पर लाभार्जन कितना हो गया, 100 पहले से थे, 1000 बन गया, तो यानी कि 900 रुपए का फायदा हुआ। यहां पर आपको 600 रुपए का फायदा हुआ।
तो जिसने इस तरह का फायदा करके दिखाया उसके शेयर्स की वैल्यू ज्यादा ऊपर चली जाएगी, सीधी सी बात है। जो सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यू बना पा रहा है उसका क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये फंडामेंटल बात है, इसमें कोई सोचने की इतनी बात नहीं थी, सीधी सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा। इससे क्या संबंधित है, इससे ही लिंक आपका अगला पॉइंट आता है कि यदि किसी निर्णय से प्राप्त होने वाला लाभ, कोई आपने निर्णय लिया कि इस मशीन में इन्वेस्ट किया जाए, या यहाँ पर इस नए मार्केट को अप्रोच किया जाए, या यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं, यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, तो आपने कोई निर्णय लिया, इस तरह के निर्णय, बिजनेस से रिलेटेड निर्णय की बात हो रही है ना, बाकी कोई निर्णय की बात नहीं हो रही। अब क्या हुआ, ये निर्णय जब आपने लिया तो इस निर्णय की कुछ लागत आएगी। मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया कि ऐसा करते हैं, रेडियो पर करते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और रेडियो पे आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए। अब उस 1 लाख के बदले आपने देखा कि आपकी जो सेल्स थी वो 1 करोड़ की बढ़ गई। कितने की बढ़ गई, 1 करोड़ रुपए की। और 1 करोड़ में से आपका मान लीजिए 20% का मार्जिन बनता है, तो आपने 1 लाख खर्च किया था और आपको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 20 लाख का प्रॉफिट। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है कि लागत कितनी आई, 1 लाख, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लागत की तुलना में क्या अधिक होता है, लाभ। लाभ कितना आ रहा है यहाँ पर, 20 लाख। तो अगर आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे ऐसा हो रहा है कि लाभ ज्यादा हो गया और क्या हो गया, लागत कम आ रही है, तो भी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, शेयर की जो बाजार कीमत है वो ऊपर जाएगी। तो इससे क्या होता है, समता। समता का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, इन्हीं को हम लोग इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे बोल देते हैं इक्विटी शेयर्स। इनका भी बाजार मूल्य बढ़ जाता है, ये भी सीधी सी बात है। ऐसे ही सभी वित्तीय निर्णयों का लक्ष्य क्या होता है, कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है, हर टाइम पर हम लोग शेयर्स का प्राइस ऊपर ले जाना चाहते हैं सस्टेनेबली। कई बार तो फ्रॉड हो जाता है। हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बार घोटाले भी हुए हैं, तो हर्षद मेहता स्कैम भी था, उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बेईमानी करके हम कुछ शेयर्स का प्राइस ऊपर बढ़ाते हैं। वहां पर एसीसी सीमेंट का केस हुआ था, कभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। वैसा नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी आपके वित्तीय निर्णय हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उनका लक्ष्य होता है वो इसी बात का होता है कि प्रत्येक निर्णय कुशलतापूर्वक लिया गया है तथा उनसे अंशों का जो बाजार कीमत है ना, उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, बाजार कीमत के मूल्य में वृद्धि हुई है। यही हमारा पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यही उद्देश्य है बस। अच्छा, अब इसी से समझ लीजिए, निवेश के इसलिए करना क्या करेगा, आपको दिमाग ये चलाना है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो, प्रॉफिट ऊपर जाए और आपके शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाए। प्रॉफिट से भी ज्यादा क्या है, शेयर होल्डर्स की जो मालिक है, हमें उनको ज्यादा वैल्यू देनी है। तो वो कैसे आ सकता है, आपको उन सभी रास्तों को ढूंढना पड़ेगा। वित्त पोषण के तरीकों, वित्त पोषण के तरीकों का मतलब क्या हुआ, देखो 3 चीजें हैं। निवेश के उन सभी रास्तों, यानी कि आप इन्वेस्ट कहां पे कर रहे हो, ये क्या आ गया, इन्वेस्ट। आपके पास जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, किसको, शेयर होल्डर्स को। दूसरा क्या है, वित्त पोषण के तरीकों, आपको पैसा लाना है तो उसको बोलते हैं वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, ठीक है। ये पैसे लेकर के आना है, ये लगे लगाए पैसे को इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। और कार्यशील पूंजी, इसका क्या मतलब क्या होता है, कार्यशील पूंजी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं ना किसी भी कंपनी में, वो कामकाज करने वाली कंपनी जो है उसमें रोज रोज की जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो इस तरह से मैनेज की जाए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, किसको, शेयर होल्डर्स को, अंशधारकों को। तो 3 चीजें हैं, आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, पैसा लेकर के कैसे आओगे, और जो रोजमर्रा का कामकाज है उसको किस तरह से पैसों से लेकर के चलाओगे। ये तीनों चीजें आपको किस तरह से सोचनी चाहिए कि कैसे भी भैया शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाओ, ठीक है। क्या है कि विभिन्न घटकों का प्रबंधन करने के तरीकों की पहचान की जानी चाहिए, जो अंततः ये हमारा क्या है, फाइनल जो गोल है, उद्देश्य है, वो यही है कि इक्विटी शेयर की कीमत में वृद्धि कर सकें। तो हमें ऐसे तरीकों को ढूंढना होगा, कहां पर, निवेश, फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल, ठीक। इन्हीं को लेकर के भी हम लोग बात भी करेंगे आगे। अब ये जो आपको बात किया जाए, ऐसा किया जाए तो बोल दिया, ये किया कैसे जाएगा, तो इसमें एक आपको एफिशिएंट डिसीजंस लेने होंगे, अच्छे डिसीजंस लेने होंगे। तो ये सब क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंट डिसीजंस को हम लोग ने हिंदी में लिख सकता है कि कुशल निर्णय लेकर के संभव हो सकता है। सोच समझ करके आपको करना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत सारी चॉइसेस होंगी, उनमें से आपको अच्छे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। जैसे कुशल निर्णय, अब कुशल निर्णय यहां पर क्या है कि बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। कैसे अल्टरनेटिव्स हैं, मेरे पास पैसे हैं, अब मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ 50,000 रुपए में अपना ही जो काम कर रहे हैं उसमें हम किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे दें क्या, जिससे हमें कुछ एप्लीकेशन डेवलप करवाना है। और एप्लीकेशन डेवलप कराने से 2 या 3 महीने में जब एप्लीकेशन, या 5 महीने में डेवलप होकर के तैयार होगा, तो
उस पर मैं और भी अच्छे से पैसे कमा सकता हूँ। या फिर मैं सोचूं कि नहीं यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कुछ एजुकेटर्स को लेकर के आ जाते हैं जिससे कि हम ज्यादा जल्दी से वीडियोस बना पाए, कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक है, कि ये नोट्स को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा काम कर लें। तो वो जो 50,000 रुपए है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर सकते हो, आप बाकी जगह पर भी ऐसे खर्च कर सकते हो। ऐसे ही आपको फाइनेंस लेकर के आना है, पैसा लेकर के आना है, कहां से लेकर के आओगे, बैंक से लेकर के आ सकते हो, या फिर आप शेयर इशू कर सकते हो, या फिर आप पब्लिक डिपॉजिट से उठा सकते हो, या फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप पर लीज लेकर के उठा लो। तो बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंस करने के भी। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में क्या चीजें आती है, 3 चीजें आती हैं, आपको बताऊंगा अभी संक्षिप्त में बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो रोजमर्रा का कामकाज चल रहा है ना, उसमें 3 चीजें समझ लो। एक तो समझ लो पहला कैश, रोकड़, कि कितना पैसा रखा जाए, ठीक है। दूसरा क्या समझ लो, इन्वेंट्री, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कंद, ठीक है। तीसरा समझ लो रिसीवेबल्स, ठीक है, रिसीवेबल्स। अब देखो मतलब क्या होता है, कैश का मतलब होता है रोकड़। आपके पास मान लीजिए आपकी दुकान चल रही है और आप अपनी दुकान पर ही कितने रुपए रख करके रखे हुए हो, आपकी दुकान है परचूनी की और आपके पास दुकान पर हमेशा 10 लाख रुपए पड़ा रहता है, ठीक। तो कोई भी पैसे की जरूरत होगी आप तुरंत उसमें लगा दोगे कि अच्छा अरे इनको पैसे देने हैं या इनसे पैसे लेने हैं, तो 10 लाख रुपए आपने रखा हुआ है। लेकिन अच्छा डिसीजन है क्या, ये बेवकूफी भरा डिसीजन है। आपकी परचूनी की दुकान है, मान लीजिए कि 10,000 या 20,000 रुपए दुकान पर रखा हुआ है, कुछ आपके कोई सामान या लेनदार आ गए जिनसे आप सामान खरीदते हो, या 50,000 रुपए तक रखा हुआ है, बड़ी दुकान है आपकी। लेकिन 10 लाख रुपए आपकी दुकान पर ही हमेशा पड़ा रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। वो 10 लाख रुपए आप किसी बैंक में जमा कर दोगे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, या कुछ और तरीका होगा, या अपनी दुकान बड़ी कर लो, या कोई दूसरी दुकान की ब्रांच आपने एक और जगह पर खोल दी, कुछ और भी कर सकते हो। तो अगर आपने बहुत ज्यादा कैश लेकर के रखा तो भी समस्या है। और मान लीजिए 10 लाख की जगह आपने अपने पास 100 रुपए रखा हुआ है दुकान पर, अब आपने किसी से सामान खरीदा था, वो आ गया आपकी दुकान पर कि भैया आपने तो बोला तो 20 दिन में पैसे दे दो, आप दे नहीं पा रहे हो, और आकर के झगड़ा करने लगा, तो एक तो आपका मूड खराब होगा, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसमें आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। फिर हो सकता है आपको उसी लड़ाई झगड़े की वजह से किसी सामने वाले दुकान से पैसे लेने पड़े कुछ ब्याज पर। तो अगर आप बहुत ही कम कैश रखते हो तो दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस कैश ना होने की वजह से आपका काम ही रुक गया, आपका काम ही रुक गया, तो वो भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि कैश कितना होना चाहिए, कुछ सफिशिएंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कुछ ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए, है ना। अच्छा, ऐसे ही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, दुकान है आपकी, अब आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भर रखी हैं, ठीक है, पूरी दुकान भरी हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो बहुत जल्दी खराब होने वाली हैं, तो आप उनको भी भरते चले जा रहे हो, और आपने कभी भी दुकानदार को बताया ही नहीं कि आपके पास पड़ी हुई है, तो वो खराब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका सामान भरा हुआ है। ऐसे ही रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब आपने जिन लोगों से उधार दे रखा है, तो आप देखते हो उनको कि अच्छा ये बगल से निकल करके जा रहे हैं, तो उनसे भी मांग लो कि भैया उधार आपने वापस कर दो, उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। अब इसी में मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके वो फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पर मैंने देखा कि उनका स्टोर है दुकान के पीछे, जिसमें बहुत 15-15, 20-20, 30 साल पुरानी फोटोज पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी में बुलाया, फोटोज खिंचा ली, वापस सारी फोटो ली नहीं। अब उन फोटोज का इनके लिए कोई मतलब नहीं है, तो उधार पर अगर आप इतना काम करते हो तो भी बहुत नुकसान होने लग जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये रोजमर्रा का कामकाज वाली चीजें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह की बात क्या होती है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना ही आपको क्या होता है, कुशल निर्णय होता है, ठीक। अच्छा, आगे बात समझ में। अब समझिए, वित्तीय निर्णय की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल डिसीजन रही है, ठीक। अच्छा, 3 चीजें मैंने बताया था, निवेश संबंधी होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा बोल देते हैं, अगर इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन नहीं बोला जाता, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है किससे, फाइनेंसिंग से, आप पैसा कैसे लेकर के आओगे, वित्तीय मतलब फाइनेंसिंग, तो इसको बोल देते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा हमारा हो जाता है वर्किंग कैपिटल से। और यहां पर जब हम लोग वित्तीय निर्णय की बात कर रहे हैं ना, तो आप समझिएगा एक और ध्यान देने की बात है, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत शॉर्ट टर्म के हैं। तो जब वित्तीय निर्णय की भी हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें लॉन्ग रन में हम 3 चीजें देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्या क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, निवेश, दूसरा हमारा आ जाता है वित्तीय, और जो तीसरा है ना, जो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल की बात की थी, वो तो रोजमर्रा की बात थी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या था, ये तो रोजमर्रा की बात थी। यहां पर जो तीसरा निर्णय आता है वो आता है डिविडेंड से रिलेटेड, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं, लाभांश। तो ये आ जाएगा आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड समझते हैं क्या होता है, देखो डिविडेंड, अब मैं आपको हिंदी में लाभांश मैंने बोला, लेकिन पता न्यूज़पेपर से निकलते उसमें भी डिविडेंड लेकर के आता है, हिंदी के अखबारों में भी। तो डिविडेंड क्या होता है आपको समझ लीजिए, बहुत आसानी है। आपने पैसे उठाए, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के बहुत सारे मालिक हैं, आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, अब कंपनी को हो रहा है फायदा, ठीक। कुछ लोगों से आपने लोन लिया हुआ था, जिनसे लोन लिया हुआ था उनका तो आप ब्याज दर चुका रहे हो, उनका ब्याज दर के हिसाब से उनका ब्याज आप चुकाते जा रहे हो, ठीक है, उनका मूलधन भी वापस कर दोगे।
जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा बांट दिया जाता है। क्या होता है? बांट दिया जाता है। तो वो जो प्रॉफिट्स का हिस्सा बांटा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिविडेंड कितना दिया जाए या ना दिया जाए, इसकी बात होती है। क्यों? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी सोचोगे यार कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं अगर हम उनको डिविडेंड बांटेंगे तो उनको तो फायदा हो रहा है, उनको पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिविडेंड आप नहीं बांट रहे हो तो वो पैसा फिर से आपने कंपनी में लगा लिया। अब मान लीजिए कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और कंपनी को पैसा चाहिए। एक चीज होती है उसको बोला जाता है ग्रोथ कैपिटल। क्या बोला जाता है? ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल का मतलब है कि भाई आपको जितना पैसा देते जाओगे ना आप उससे और तेजी से ग्रो करोगे और ज्यादा पैसा कमाओगे। तो यहां पर ग्रोथ कैपिटल की कभी कभी बहुत जरूरत होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी कंपनी है तो आप डिविडेंड बांटोगे तो गलती कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा पाओ उतना ज्यादा ही पैसा बनेगा। तो आपको वेल्थ बढ़ानी है, इनकम थोड़ी बढ़ानी है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपदा, धन संपदा। इनकम आय है, अब आय जोड़ जोड़ करके वेल्थ बनती है। तो आप आज की आय छोड़ करके अगर कल बहुत ज्यादा आय कमा सकते हो तो क्या करना चाहिए कि आज उतनी आय मत लो, तो आज डिविडेंड ना बांटो या कम बांटो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके शेयर्स ही है उनके पास, तो उनको अपना खर्चा चलाने के लिए डिविडेंड्स इनकम हो रही होती है, तो वो चाहिए होता है। ठीक, और भारत में अभी इस साल से तो खैर डिविडेंड का जो टैक्स हुआ करता था वो हटा ही दिया गया निर्मला सीतारमण जी ने। अभी तक क्या था कि हटा नहीं दिया गया, वो आपको इनकम माना जाएगा, सीधा सीधा इनकम माना जाएगा। तो आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं वो उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हम लोग डिविडेंड की बात कर रहे थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बांटा जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने समझा दी। तो तीसरा आता है आपका लाभांश से संबंधित निर्णय, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, अब समझिए निवेश संबंधी निर्णय जो है ना आपके इन्वेस्ट डिसीजन, इसी में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, इसमें पहले वाले को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तीनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक, अच्छा समझिए, फर्मों के साधन निवेश के विकल्पों की तुलना में अपर्याप्त होते हैं। क्या मतलब हुआ? फर्म के पास कितना भी पैसा हो, हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो पहली कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, फंडामेंटल समझ एकदम मूलभूत है। तो पहली समस्या बताई जाती है स्कैर्सिटी। क्या बोला जाता है? कमी है। और अलग अलग फिलॉसफीज होती है, कुछ जगह बोला जाता है कि नहीं हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धन संपदा है और प्रभु का गुण गाओ और नाम लोो, या कुछ भी ऐसा बोला जाता है ना। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग परिवेश से आए हैं और उनको अचानक से कोई सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट पढ़ना आपने स्टार्ट किया और आपको बताएगा कि पहला जो असम्पशन है वो क्या है कि कमी है। किसकी कमी है? संसाधनों की कमी है। तो बड़ा अजीब लगता है यार, इनके पास तो सब कुछ है खाने पीने का, इनके पास किस चीज की कमी है? देखो संसाधन, जब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ रहे होते हैं ना, या यहाँ पर संसाधनों की जो बात हो रही है वो है कि आपके पास इतने सारे विकल्प है, आपके पास पैसा ही कम पड़ेगा। और यहाँ पर संसाधन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है पैसा। तो पहली जो चीज है, फर्म के पास कितने भी साधन हो, भले ही रिलायंस क्यों ना हो। अब रिलायंस जियो के पास भी इतना ज्यादा डेट हो गया था, इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, और कर्जा खत्म करने की कोशिश उनके यहाँ चल रही है। तो उन्होंने सऊदी अरेमको से भी डील किया, रिलायंस ने, सऊदी अरब की कंपनी है, फिर फेसबुक से भी डील की। तो बाहर की कंपनी से पैसा लेकर के आ रहे हैं जिससे कि वो अपना कर्जा कम कर पाए। तो उनके पास भी बहुत कर्जा है। तो होता क्या है कि जो कंपनी आपको बहुत बड़ी भी लग रही होती है, उनके पास नो डाउट बहुत पैसा, उनका बिजनेस भी काफी सारे अच्छे चल रहे हैं, रिटेल में और टेलीकम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी जहां जहां पर उनको बोला जाए कि आपके पास भी पैसा बहुत है, पर्याप्त है, तो नहीं, क्योंकि वो इतनी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे उतनी जगह के लिए पैसा नहीं है ना। और कर्जा भी इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि जहां जहां वो निवेश करना चाह रहे थे उनके खुद के पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए तो कर्जा लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसी भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके पास भी जितने विकल्प होंगे उस तुलना में हमेशा ही अपर्याप्त होते हैं क्या? साधन। ठीक है, तो फर्मों के साधन हमेशा कम रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। दूसरी चीज क्या है, इन साधनों को कहां पर विनियोजित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं, है ना। जितने विकल्प हैं उतने तो पैसा है नहीं, तो सब जगह तो आप निवेश कर नहीं सकते हो, तो कुछ ही जगह निवेश करना होगा। तो वो कुछ जगह कौन कौन सी होंगी? आप मशीन में इन्वेस्ट करो, या जमीन खरीदने में करो, या ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के आओ, या फिर किसी आप फॉरेन कंपनी, फॉरेन मार्केट में एक्सप्लोर करोगे, या फिर एडवर्टाइजिंग में खर्च करोगे, कहां खर्च करोगे, इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और इसका उत्तर जो आता है वो बहुत सीधा है। सबको पता है कि भैया जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो वहां पे आप निवेश कर दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो ये पता करना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन फिर भी ये रास्ता तुम्हें दिखाई देता है कि आपको क्या करना है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। अब इसी प्रक्रिया में निवेश संबंधी आप जो निर्णय ले रहे होते हो, दो तरह के मैंने बताया था, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म, है ना। और निवेश संबंधी आप जो दोनों ही तरह के निर्णय हैं, आप लॉन्ग टर्म में भी ले रहे हो और शॉर्ट टर्म में भी ले रहे हो, ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन निवेश निर्णय को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग।
पूंजी बस्टिंग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। कैपिटल बस्टिंग जब भी आप कोई भी ऐसा निवेश कर रहे हो जो काफी लंबे समय के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखोगे, गलत नहीं होगा। आप उसको दीर्घकालीन निवेश निर्णय लिखोगे, गलत नहीं होगा, लेकिन उसी का दूसरा नाम है कैपिटल बस्टिंग। अब आप अखबार पढ़ोगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे या कोई दूसरा ऐसा अखबार पढ़ोगे या फिर कोई मैगजीन पढ़ोगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कैपिटल बस्टिंग, फिर आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब होता है ना। तो फाइनेंस में क्या है ना, फाइनेंस में बहुत सारे क्लिशेस चलते हैं और जार्गन्स बोलते हैं, सॉरी क्लिशे नहीं, जार्गन बोलते हैं। जार्गन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी एक भाषा या विषय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उनको हम लोग बोल देते हैं जार्गन्स। आप डॉक्टर से बात करोगे, डॉक्टर्स का अपना एक जार्गन चल रहा होता है बातचीत में। ऐसे ही फाइनेंस में बहुत सारे जार्गन्स हैं, उनका मतलब कुछ कठिन नहीं है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन अब आप जिसको जार्गन पता ही नहीं, उसको लगता है पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमारे लिए ये सारे शब्दों का अर्थ जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग रन में जब कर रहे होते हैं तो उसको कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं, और शॉर्ट रन में जब कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल वाले जो डिसीजन थे वो उन्होंने अलग से देख ही लिया था। कैश की बात कर रहे थे, इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे? कैश हो गया आपका, इन्वेंट्री हो गया, और साथ ही में जो उस टाइम पर हम लोग देखते हैं ना रिसीवेबल्स, जिन लोगों ने हमसे उधार ले रखा है थोड़े दिन के लिए और वो आकर के पैसा नहीं दे रहा है, उनको हम लोग बोल देते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग ने देखी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, निवेश संबंधी डिसीजन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बस्टिंग की। तो लंबे समय के लिए करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नई मशीन लेनी है, तो मशीन तो बहुत सालों तक चल रही होती है, तो कोई बड़ा डिसीजन हो गया, है ना। ऐसे ही कोई नई संपत्ति का अधिग्रहण करना है, आपको कोई नया ऑफिस खरीदना है, नई जगह खरीदनी है, नई लोकेशन, नई लैंड, कुछ भी खरीदना है, ऐसे ही कोई नई ब्रांच आपको खोलनी है ना। तो ये कैसे डिसीजन है? बहुत बड़े डिसीजन हैं। हम लोगों ने इसी चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो देखा था कि इंडियन कंपनी है टाटा स्टील, उसने ब्रिटेन की एक कंपनी थी स्टील की कोरस, उसको एक्वायर किया हुआ था, और वो कितना $8 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा निवेश था। तो जब इस तरह के निवेश होते हैं ना, वो बहुत बड़े निवेश होते हैं। किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल बस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे निर्णयों का आप एक बार आगे बढ़ गए तो उसको रिवर्सिबल करना बहुत मुश्किल होता है, वापस नहीं आ सकते, और वापस जाओगे तो उसमें बहुत नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि ये इतने बड़े और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, कंपनी डूब भी सकती है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है, इसी वजह से बहुत ज्यादा सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता कि कंपनी नुकसान में चलेगी, वहां पर थोड़ा लाभ कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पूरी की पूरी कंपनी का ही भविष्य बदल सकता है, समझ रहे हैं आप, या आपकी जो कंपनी पूरी इतिहास बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इतिहास बन सकती है मतलब क्या होगा कि निपट गई, है ना, तो वैसा भी हो सकता है। इन सभी निर्णयों में सामान्यतः निवेश की बड़ी राशि लगाई जाती है क्योंकि बहुत बड़े निर्णय हैं, और सामान्यतः मतलब लॉन्ग रन के हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बड़ी राशि लगाई जा रही है, और साथ में अपरिवर्तनीय होते, मैंने बताया था इररिवर्सिबल होते हैं, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने गलत निर्णय ले लिया। और इसी वजह से क्या होता है, लेते समय निर्णयों को अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब क्या हुआ, प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बहुत आसान है। किसकी प्रक्रिया? पूंजी बजटिंग यानी कि कैपिटल बजटिंग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अच्छा, अब कैपिटल बजटिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया क्या क्या है देखिए। एक व्यवसाय में निवेश के लिए अनेक परियोजना उपलब्ध होती हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, और आपको क्या करना है, प्रत्येक परियोजना का सावधानीपूर्वक आप मूल्यांकन करते हो कि अच्छा इसमें निवेश करें तो क्या फायदा होगा, इसमें निवेश करें तो क्या फायदा होगा। निवेश करने क्यों करता है कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान? निवेश इसलिए करता है कि उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भविष्य में पैसा मिलेगा। क्या सोचता है कि मैंने 1 लाख लगाया है तो मैं 2 लाख लेकर के आऊंगा, या फिर ज्यादा 10 लाख लेकर के आऊंगा, या फिर 1.5 लाख लेकर के आऊंगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, टोटल रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगा, यही सोचकर कोई भी निवेश करता है। अब ऐसे में क्या करते हो, आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप मशीन खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स लेकर के आओगे, आप हर अल्टरनेटिव के फ्यूचर जो कैश इनफ्लोज हैं, क्या मैंने बोला, भविष्य में उनसे जो पैसा आने वाला है उसका मूल्यांकन करते हो, फिर आपको समझ आता है कि नहीं यार ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। क्या समझ में आता है? ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो पहली प्रक्रिया के बाद से क्या था, प्रक्रिया में दूसरा चरण क्या आता है कि प्रत्येक परियोजना का आप सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आप पहुंच गए प्रक्रिया के आखिरी चरण पर, जिसमें क्या कर देते हो आप, अब आ जाते हैं हम लोग प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वो है क्या, प्रतिफल के आधार पर। प्रतिफल मतलब होता है रिटर्न, इंग्लिश में जो रिटर्न उसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्रतिफल। रिटर्न मतलब जो भी आपने निवेश किया उस पर क्या आपको वापस में मिल रहा है, रिटर्न मतलब होता है वापस आना। प्रतिफल के आधार पर एक विशेष परियोजना जो आपको समझना है कि ये सबसे अच्छा है, उसको क्या कर देते हो आप, स्वीकृत कर सकते हो, और बाकी जो भी है उसका आप क्या कर सकते हो, अस्वीकृत कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अब निवेश क्यों किया जाता है, आपको पता ही था कि हमें फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा। क्या मिलेगा?
कैश फ्लो को हम लोग बोलते हैं रोकड़ प्रवाह, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो में क्या मिलेगा फ्यूचर में, तो कैश फ्लो हमारी तरफ आएगा, इसलिए इसका और जो अच्छा शब्द होता है वो क्या होता है, कैश इनफ्लो। इन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, और अगर आप पैसा बाहर खर्च कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं क्या, कैश आउटफ्लो। आगे बात समझ में? अच्छा, ऐसा समझिए। तो अब यहां पर क्या, कैश इनफ्लोज की बात होती है, और कैश इनफ्लो, मान लीजिए आपने दुकान लगाई तो आपने निवेश किया ना, पैसा लेकर के आया, सामान लेकर के आया, बैठे वहां पर, तो वहां पर आपको एक दिन में तो पैसा मिल नहीं जाता है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें आपको धीरे धीरे करके पैसा मिल रहा होता है। तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को धीरे धीरे करके मिला करके क्या सोचते हो आप कि अच्छा उसके बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस में क्या होता है ना, प्राप्तियों और भुगतान की एक श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला समझ, एक सीरीज बन जाती है। आप फिर से सामान खरीदोगे, फिर से बेचोगे, और उसके रूप में कुछ नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद होती है, इसीलिए आप निवेश करते हो। इन्वेस्ट आपने किया ही क्यों, कि आपको बहुत सारे फ्यूचर कैश इनफ्लोज की उम्मीद है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपको क्या हुआ, परियोजना का रोकड़ प्रवाह आप नाप रहे हो। कारकों की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या थे, प्रक्रिया समझ ली, उसके बाद से निवेश क्यों करते हैं, हम लोगों ने पहली बात की थी। अब जो पहला कारक है, पहला फैक्टर है, वो ये है कि परियोजना का रोकड़ प्रवाह कैसा है। आप जहां पर पैसे लगा रहे हो वहां से पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने कितने टाइम पर मिलेगा, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको 10 लाख रुपए आज देता हूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको 10 लाख रुपए 100 साल बाद दे देता हूं, ठीक है। दोनों में कौन सा ऑप्शन अच्छा है भाई, पहले ही ऑप्शन अच्छा है। 100 साल बाद तो वैसे भी हम लोग रहेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई रह भी जाए, तब भी आज से 100 साल बाद 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी कम होगी, तो कितना जल्दी मिल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। या तो फिर आप इंटरेस्ट उस पर लगा देते हो, तो आपको कोई बोले कि आज तो मैं आपको 10 लाख दे रहा हूं, और आपको 10 साल बाद अगर आप लोगे तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, तब आप थोड़ा सोच सकते हो। फिर आप सोचोगे यार कि कौन सा ज्यादा सही है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट करोगे। लेकिन बराबर अमाउंट पे आपको जितना जल्दी मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या सोचते हो कि रोकड़ प्रवाह कैसा है, कितना है, कितनी जल्दी मिलेगा, ये सारी चीजें देखते हो। ऐसे जो दूसरा जो हमारा कारक आएगा इसमें, इसी को थोड़ा डिटेल में जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं कि मात्रा का सावधानी पूर्वक आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। और साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने पहले बात की हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यही है, समझ रहे हैं। वो क्या है, वो है आपकी प्रतिफल की दर, यानी कि जो रेट है रिटर्न का वो, और दूसरा निवेश के जोखिम का आकलन। अब मान लीजिए आपने क्या बोला, अभी तो आईपीएल चल रहा है और इस तरह का सब लोग अपने टीम्स बना करके खेल रहे हैं, मैं देखता तो नहीं हूं, अभी देखने का टाइम भी नहीं रहता, और आईपीएल का अगेंस्ट होने की बात नहीं है, बट मैं ऐसा बता रहा हूं कि सारे लोग अपनी टीम बनाने लगे, सारे लोगों को लग रहा है कि सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो उस तरह की चीजें जब आती है ना, तो वहां का कोई तरीका नहीं होता, वहां बहुत ज्यादा जोखिम होता है। आप जो पैसे लगा रहे हो वो पैसे आपको नहीं ही मिल रहे होते हैं ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को मिल जाते हैं। नेट पॉलिसी ऐसी होती है कि जितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, मान लीजिए 10 करोड़ इकट्ठा किया गया, तो 10 करोड़ में से आपने 5 करोड़ बांट दिया या 9 करोड़ भी बांट दिया, तब भी 1 करोड़ रुपए बचा, तो 1 करोड़ जो बचा वो कुछ लोगों का पैसा गया ही ना उसमें। तो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो क्या होता है, जोखिम होता है वहां पर बहुत। तो जोखिम का आकलन करना भी बहुत जरूरी है, अगर आपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया तो काफी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी विशेष परियोजना में निवेश करने के निर्णय में निवेश की राशि, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है कुछ भी खाने के लिए, कोई टॉफी आपको बहुत पसंद है, तो आप वहां पे 2 रुपए जब खर्च करते हो तो आप उसको सोचते नहीं हो, लेकिन उसी के बदले जो आप जमीन खरीदने जाते हो तो आप बहुत सोचते हो, क्यों, क्योंकि जमीन आप 20 लाख रुपए में खरीद रहे हो। तो निवेश की राशि बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, ब्याज दर क्या है, किस ब्याज पर आपको पैसा मिल रहा है, जितनी कम ब्याज दर उतना ही आप ज्यादा लोन उठा सकते हो, ठीक। तीसरा क्या है, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो कैसा है जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और प्रतिफल की दर जो है ना, रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो, और यहां से आप बेटर ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक। तो ये सारे भी उसी के फैक्टर्स हैं। ऐसे क्या है, निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनेक तकनीकें हैं, बहुत सारे। अब ऐसा तो है नहीं, काफी दिन से फाइनेंस चल रहा है और इसी में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स बना रखे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे निकालते हैं हम लोग कभी कभी, फाइनेंस में आपको मॉडल्स बताऊंगा कई, और वो सारे मॉडल्स भी चेंज होते रहते हैं। इतना स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, आप उस हिसाब से क्या करते हो कि आपको किस तरह की आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती है, उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो, और ये टेक्निक्स हैं जो आपको बता रही है कि अच्छा इस तरीके से क्या आंसर आ रहा है, इस तरीके से आपको क्या सजेशन मिल रहा है, तो आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हो। तो इन्हें क्या बोलते हैं, पूंजी बजटिंग तकनीकें कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है, जो इधर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।